नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जी तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे भारताच्या उत्तर पश्चिम सीमेवरची अनेक शहरं सध्या रात्रीच्या वेळी प्रचंड तणाव अनुभवत आहेत. ड्रोनचे हल्ले होत आहेत, मिसाईलचे हल्ले होत आहेत. सीमा भागामध्ये जम्मू काश्मीरच्या परिसरामध्ये आलं तर तिथे अनेक ठिकाणी सीमेवर सध्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार सुरू आहे, शेलिंग सुरू आहे, तोफगोळ्यांचा मारा सुद्धा सुरू आहे. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सध्या देशातली परिस्थिती ही संपूर्णपणे नियंत्रणामध्ये आहे, शांततेमध्ये. मात्र या सगळ्या परिस्थितीला एक प्रचंड मोठं आव्हान निर्माण झालंय गेल्या 2 दिवसांमध्ये आणि हे आव्हान आहे फेक न्यूजचं. हो, कारण गेल्या 2 दिवसांमध्ये भारतामध्ये काही न्यूज चॅनल्सवर सुद्धा आणि विशेषतः सोशल मीडियावर काही बातम्या, काही माहित्या अशा प्रकारे समोर आल्या की ज्या माहिती खरं नसल्याचं नंतर सिद्ध झालं. पण जर अशा प्रकारच्या चुकीच्या माहिती बराच काळ सामाजिक वर्तुळामध्ये, सोशल मीडियामध्ये जर राहिल्या तर त्याचा प्रचंड मोठा नुकसान आणि धोका भारताला होऊ शकतो. अंतर्गत सुरक्षेला आणि अंतर्गत जे आपले व्यवहार सुरळीतपणे चालू असतात त्याला होऊ शकतो. आता जर हे रोखायचं असेल तर नेमकं काय करायचं, ही आव्हानं नेमकी पेलायची कशी, या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत यशस्वी यादव, सायबर सेलचे स्पेशल आयजी. यादव सर, खूप खूप स्वागत आहे आपलं एनडीटीव्ही मराठीमध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. मी प्रश्न मराठीमध्ये विचारू का की हिंदीमध्ये विचारू? भी मिक्स में विचारा काही नहीं. ठीक है. कल से हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप साइबर सेल के आईजी है तो आप तो ये सारी परिस्थिति बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे. क्या दिख रहा है पिछले 48 घंटों में आपको? सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है, फेक है, क्या दिख रहा है? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन तो चालू ही है, परंतु या व्यतिरिक्त सायबर वॉरफेअरचा एक मोठा प्रमाण इंटरनेटमध्ये दिसत आहे. आणि साइबर वॉरफेयर क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा. 22 तारीख को जब पहलगांव में अटैक हुआ, उसकी पार्श्वभूमि पर बहुत सारा साइबर अटैक जो भारत की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज एक्सेट्रा, उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में साइबर अटैक्स करने की हमें कवायद दिखी. जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं लगभग अब तक मोर देन 1 मिलियन साइबर अटैक्स इंडिया पर लॉन्च किए गए. आजकल के हाइब्रिड वॉरफेयर के जमाने में कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा साइबर वॉर भी करना एनिमीज के द्वारा बहुत एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, क्योंकि इससे एनिमी कमजोर होता है. फॉर इंस्टेंस, हमने देखा कि इनसेन पीके करके एक पाकिस्तान का साइबर ग्रुप है जिसको हम एपीटी बोलते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप, जो कि लगातार भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता जा रहा है. जिसमें उन्होंने डिफेंस के नर्सिंग कॉलेजेस, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे काफी हद तक साइबर वॉरफेयर पे सफलता भी प्राप्त की. इसके लिए मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर से बचने के लिए जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो भी एजेंसीज हैं, उनको अपनी साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अभी तक साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है. ये जागरूकता फैलाना आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही जरूरी कार्य है. इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो हमारी फायरवॉल्स हैं, जो हमारे एंटीवायरस सिस्टम्स हैं, वो अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं या नहीं, वो जरूरी है. इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना, प्रॉपर एजेंसीज के द्वारा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना बहुत आवश्यक है. इन साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स के तहत हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम्स में क्या कमियां हैं और दुश्मन देश उनको कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं और इनको कैसे पैचअप किया जा सकता है. इसके अलावा रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम मॉक हमला करते हैं अपने ही इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे और पता करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और उनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं. इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो आपने प्रश्न पूछा पिछले 2 दिनों में, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है. और हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान के जो युद्ध हुए हैं, उसके पिक्चर्स कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के युद्ध के रूप में यूज कर रहे हैं. इसके अलावा पुराने फुटेजेस कहीं से निकालकर, कहीं पर ऑयल टैंकर ब्लास्ट हुआ है, उसका फुटेज निकालकर लोग उसको युद्ध के फुटेजेस के रूप में यूज कर रहे हैं. इससे लोगों में पैनिक होता है, लोगों में घबराहट होती है और एक तरह से वॉर सिंड्रोम स्थापित होता है. इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहला ये चाहिए, सभी दर्शकों को बता देना चाहिए कि केवल
ऑफिशियल वेबसाइट से ही पर ही बिलीव करें। Okay. जैसे कि एनडीटीवी पर किसी को क्रेडिबिलिटी है तो जो ऑफिशियल एनडीटीवी का हैंडल है सिर्फ उसमें जाकर करें। इसी तरह से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैंडल से लोग ऑफिशियल खबरों को देख सकते हैं। आपने पीआईबी का जिक्र किया। कल से अगर हम पीआईबी की ट्वीट्स देखें तो उसमें कई सारे ट्वीट्स यही बता रहे हैं कि ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है। वो फेक का ठप्पा लगा के आ रहा है सामने। इसका मतलब है बहुत ज्यादा मायनों में ये मिस इन्फॉर्मेशन देश में फैलाई जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों की रोज की जो यातायात है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे कहीं और जाना है, तो उसमें बाधा डाल सकती है। क्या कर सकते हैं लोग और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करें? जी एग्जैक्टली, ये बहुत ही जरूरी बात आपने बोली। इससे केवल आम दिनों की दिनचर्या नहीं प्रभावित होगी, इससे देश की स्ट्रैटेजी, जो पब्लिक का सहयोग वॉर में चाहिए, वो सब भी प्रभावित हो सकता है। डिफेंस स्ट्रैटेजी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ क्रेडिबल वेबसाइट्स पर ही जाकर वो इंफॉर्मेशन को चेक करें। महाराष्ट्र साइबर भी ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज को कॉल आउट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताई, ये फेक न्यूज जो है ये भी एक साइबर वॉरफेयर का ही अंग है जी। इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स हैं, ऐसे देश के लोग हैं जो शायद वॉर मॉन्जरिंग करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है बाहर के भी एक्टर्स हैं जो कि एपीटी ग्रुप्स हैं जो कि फेक न्यूज फैलाकर देश में पैनिक का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। आपने पहले सवाल का जवाब देते वक्त बैंकिंग का काफी ज्यादा जिक्र किया। बैंकिंग क्षेत्र कैसे प्रभावित हो सकता है इस साइबर वॉरफेयर से? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र की आज ही मैं आपको एक फेक न्यूज बताता हूं जिसमें कहा गया था कि कुछ एटीएम्स बंद रहेंगे, अगले 2 दिन में बंद हो जाएंगे, जिससे कि लोगों में पैनिक हुआ। लोग जा सकते हैं, ज्यादा विड्रॉल्स कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग की फाइनेंशियल हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे मॉलवेयर हैं जो बैंकिंग सिस्टम्स में लगातार डालने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि बैंकिंग ट्रांसफर्स, मनी ट्रांसफर अपने आप हो सकता है किसी एनिमी अकाउंट में। ये सब चीजें बहुत हद तक पॉसिबल हैं। और जैसा कि कुछ साल पहले बांग्लादेश नेशनल बैंक से लगभग 100 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। तो ये सब चीजें बहुत मच पॉसिबल है साइबर फील्ड में। इससे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को बेहद सुदृढ़ करना चाहिए और साथ ही साथ हमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। सर, आपने बोलते वक्त एक शब्द यूज किया था, जिस डिफेंस स्ट्रेटेजी जो प्रभावित हो सकती है। अब मैं समझ नहीं पाई, डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रभावित हो सकती है मतलब क्या? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, सिविल डिफेंस भी एक वॉर का बहुत बड़ा अंग होता है। मतलब सिविलियंस कैसे अपने आप को अनुशासित रखें, कैसे अपने एरिया में जब ब्लैकआउट का सिग्नल आए तो सारी लाइट्स बंद करके रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है जो जंग को जीतने में काम आता है बाद में। लेकिन यदि कोई पैनिक फैला दिया जाए तो लोगों में भगदड़ मच सकती है, लोग कोई और ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे वो और वल्नरेबल हो जाएं और सिटिंग डक्स हो जाएं, जिससे कि भारत की वॉर एफर्ट्स को काफी गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए डिफेंस स्ट्रेटेजी में भी मिस इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर का एक गलत प्रभाव जरूर पड़ सकता है। सर, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो काफी हद तक फैला हुआ सोशल मीडिया है। इसकी हद और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 140 बिलियन लोग हैं हम। और अगर इतने पॉपुलेशन, हर एक कोई यूज कर रहा है ये सोशल मीडिया, हर एक कोई वहां पे कंटेंट प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो इसमें फेक कंटेंट ढूंढना, उसको निरस्त कर देना, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, और क्या हम ये कर पाएंगे लास्ट मोबाइल तक? देखिए, भारत एक 70 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन का देश है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसी के साथ अगर आप फेसबुक यूजर्स देखें तो कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा हमारे पास फेसबुक यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स हैं। इसमें से बहुत सारे फेक यूजर्स भी हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट अकाउंट्स भी हैं, फेक अकाउंट्स भी हैं, यहां तक कि बॉट्स भी हैं। बॉट आर्मीज भी जनरेट की गई हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है और इसको अचीव करने के लिए क्या हमारे पास स्मार्टफोन्स तो आ गया है जो एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर के सारखा है हमारे हाथों पे, परंतु क्या हम साइबर अवेयरनेस
जागरूकता उतने लेवल की फैला पाए हैं। तो ये बहुत जरूरी काम है, हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स बने और किस तरह से हम फेक न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज से आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट करना सीख पाए। आई थिंक हम जो मॉक ड्रिल की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जी हाँ, ये न्यू एज वॉरफेयर है। जैसा मैंने आपको बोला, अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होता केवल, अब हाइब्रिड वॉर होता है। हाइब्रिड वॉर मतलब कई प्लेटफॉर्म्स पर वॉर एक साथ होता है और कोई वॉर जीतने के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमें जीत हासिल करनी पड़ती है। इसलिए साइबर वर्ल्ड, जो साइबर स्फीयर है या इंटरनेट है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें जीतना ही पड़ेगा। एक तो ये है कि लोग फैलाए ना, हमारे पास अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो फैलाए ना। बट बात ये होती है कि अगर मेरे पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन आ गई है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो या ट्विटर के जरिए हो, मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं उसको वेरीफाई कर पाऊं। कई बार हमारे जैसे लोग हैं तो वो लैंग्वेज देख के समझ जाता है कि ये लैंग्वेज सही है या नहीं है, बट हर एक के पास वो क्षमता नहीं होती है। वो लोग कैसे वेरीफाई करें कि ये सही है या गलत है? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को जानने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेलटेल साइंस हैं। कुछ ऐसी एप्स और वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि tellmethetruestory.com करके एक वेबसाइट है, Okay. जो कि कुछ एपिसोड्स को या कुछ घटनाओं को के बारे में बता पाएगी। लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंजन नहीं है जो हर एक घटना को बता सके कि वो सच है या नहीं है। इसमें हमें खुद अपनी जागरूकता निर्माण करनी चाहिए, हमें खुद ऑफिशियल कंटेंट को ही जानना चाहिए। हर एक फील्ड का एक ऑफिशियल कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एमएचए की वेबसाइट है जो कि होम मिनिस्ट्री की ऑफिशियल कंटेंट बताता है। जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में, ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में बताता है। इसी तरह से जो हमारे क्रेडिबल न्यूज चैनल्स हैं, उनकी एप्स हैं, सभी की एप्स हैं, उन पे जाकर हमको इनको चेक करना चाहिए। नहीं तो सिंपल गूगल सर्च करनी चाहिए। गूगल सर्च करके हमें कई बार उस तस्वीर की असलियत पता चल जाएगी जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तहत दिखाई जा रही। अच्छा सर, मी ना 2-3 तुम्हाला वाक्य वाचून दाखवते जी कालपासून आलेली आहेत आणि मग ती फेक आहेत म्हणून नंतर आले। त्याच्यामधलं एक आहे, 3 इंडियन जेट काश्मीरमध्ये क्रॅश झाले, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल फेसबुकवर, पाकिस्ताननं सुखोई विमान पाडलं, भारतीय पायलटला पकडलं, जालंधरवर ड्रोनचा हल्ला। अगर इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन आती है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, इस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बता दूं, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। ये एक अपराध भी है। लेकिन बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि एक अपराध है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि इसके जो परिणाम है वो विभिन्न तरह के हो सकते हैं और काफी गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जो कि हमारे वॉर एफर्ट्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। उनका एक दुष्परिणाम हमारे युद्ध के जो प्रयास हैं उसमें हो सकता है। तो ये बहुत ही, जैसे आपने ये 3 जो घटनाएं बताई, ये एक बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उनमें से ये 2-3 मेन पार्ट है। इससे लोगों में पैनिक हो सकता है, इससे लोगों में अपने कंट्री के प्रति विश्वास कम हो सकता है, साथ ही साथ अपनी आर्म फोर्सेस पे जो हमें विश्वास रखना चाहिए वो कम हो सकता है। इस तरह की चीजें इसी मकसद से फैलाई जाती हैं, लेकिन हमें इन पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए और केवल ऑफिशियल सोर्सेस पर ही बिलीव करना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बताता हूं, सिंपल सर्च इंजन से इसको सर्च कर लेना चाहिए, उससे काफी हद तक क्लैरिटी आ जाती है। एक और वेबसाइट आपको बताना चाहूंगा, रिवर्स इमेज सर्च, जिसमें आप इमेज को रिवर्स करके सर्च कर सकते हैं कि इमेज का सोर्स क्या है, इस इमेज की जो स्रोत क्या है, वो क्या है, वो पता चल सकता है। और यदि फिर भी कोई बहुत ज्यादा आहत है तो हमारी जैसी एजेंसीज के पास आइए, एक एफआईआर लिखाइए और ऐसे जो लोग कैंपेन फैला रहे हैं उनको हम अरेस्ट करके प्रॉपर लॉ के तहत क्राइमविद करेंगे। मुझे डर सर इसमें ये लगता है कि बचपन में हमने जो स्टोरी सुनी थी भेड़िया आया रे आया, तो कभी ये हो सकता है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए कि जब इन्फॉर्मेशन सच वाली हमारे पास आ जाए तो शायद हम उस पर विश्वास ही न करें। वो स्थिति ना आए, इतनी कल्पना, इतनी प्रार्थना हम जरूर कर सकते हैं। सर, बोलते वक्त आपने एक बॉट टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। ये टेक्नोलॉजी अभी के यूट्यूब हो या फिर जो भी जहां पे हम चैटिंग करते हैं वो सारी एप्स के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक खतरनाक हो सकती है, इस तरह से यूज की जा सकती है।
हमारे दर्शकों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली करती क्या है, और अगर ये खतरनाक तरीके से सामने आ जाए तो कैसे आएगी? देखिए, बॉट का फुल फॉर्म होता है रोबोट। दैट मीन्स एक ऐसा फेक अकाउंट बनाया जाता है जो कोई व्यक्ति को नहीं चिन्हित करता। ये एक फेक अकाउंट होता है जो कि बहुत सारी बॉट आर्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। दैट मीन्स हजारों अकाउंट्स बन जाएंगे जो किसी पोस्ट को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे या उसको रोस्ट करेंगे, जिससे कि एक व्यक्ति के दिल में इनसिक्योरिटी की भावना निर्माण होगी, असुरक्षितता की भावना निर्माण होगी, और साथ ही साथ उस पोस्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी प्रश्न लगाया जा सकता है। इसी तरह से जब वॉर के वक्त ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कोई रियल व्यक्ति नहीं फैलाते, ये बॉट आर्मीज फैलाती है। मतलब वो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन लगातार इतने ज्यादा संख्या में देते रहेंगे, बॉट आर्मीज जिसमें मिलियंस ऑफ बॉट तैयार किए जा सकते हैं जो कि लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करते रहेंगे। तो आपको लगेगा कि 100 बार भी अगर कोई झूठ बोला गया है तो वो सच हो सकता है, तो उस पर बिलीव करने की लोगों में टेंडेंसी बढ़ जाएगी जब बार बार वो गलत न्यूज हमारे सामने आ रही है। तो इन बॉट आर्मीज से भी निपटने के लिए हम लोगों ने तरीके बनाए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बॉट आर्मीज को हम निष्क्रिय कर रहे हैं महाराष्ट्र साइबर में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत। काफी लोग एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत कर रहे हैं और काफी चीजों के लिए कर रहे हैं। ये एआई दहशतगर्दियों के लिए या जो लोग इस देश के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, एआई का जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वो डीप फेक वीडियोस बनाने में। डीप फेक वीडियोस जो होते हैं, जो कि डीप का मतलब होता है डीप लर्निंग, मतलब कि एआई के द्वारा उनको सिखाया गया है कि किस तरह से हूबहू सही वीडियो लगे। तो उसमें एक असली वीडियो लिया जाता है और उसको पूरा उसका परिपेक्ष, उसका कंटेक्स्ट, उसका संदर्भ पूरा चेंज कर दिया जाता है और लिप सिंकिंग और बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके ऐसा दिखाया जाता है कि व्यक्ति कुछ और ही बोल रहा है। जैसा कि अभी एक पाकिस्तानी के आर्मी ऑफिशियल को दिखाया गया कि वो मान रहा है कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई ऑफिशियल अभी तक बात नहीं बोली है। इससे ये लग रहा है कि हम बहुत वॉर जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान ने ऐसी कोई ऑफिशियल बात अभी तक नहीं बोली है। तो ये डीप फेक एआई के द्वारा जनरेटेड वीडियो था, जिससे कि लोगों को लगा कि पाकिस्तान ऐसा मान रहा है कि उसके 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए वॉर पे। तो ये मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे डीप फेक वीडियोस बनाने में बस कुछ चंद सेकंड लगते हैं। आजकल फ्री एआई इंजन्स अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस, आपका भी डीप फेक वीडियो बन सकता है कि आप कुछ और रही हैं और ऐसा लगेगा कि आप कुछ और ही इसके अलावा बोल रहे हैं। तो इसलिए डीप फेक वीडियो किसी का भी बनाया जा सकता है और हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। डीप फेक वीडियो को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स या एप्स होती हैं जिसके द्वारा यह पता करा जा सकता है कि डीप फेक वीडियो है या रियल वीडियो है। पर सर, फिर आपके लिए तो जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाती है फिर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि हर रोजमर्रा की सिचुएशन में लोगों को सुरक्षित रखना साइबर अटैक की मात्रा में, ये आपका बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर फिर वॉर जैसी सिचुएशन जब आ जाती है या फिर 2 देशों में तनाव की सिचुएशन आ जाती है, तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती होगी, आपकी चैलेंजेस और बढ़ते होंगे। जी हाँ, हमारी टीम 24/7 काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1 मिलियन साइबर अटैक्स हमने चिन्हित किए हैं। अगर इनमें से कुछ अटैक्स भी सफल हो जाते तो भारत का काफी कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता था। इसके अलावा कम से कम आज सुबह से हम आपको बता दें 5300 मिस इंफॉर्मेशन न्यूज हमने आइडेंटिफाई की और उनको ब्लॉक करवाया है। तो इस तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका सबसे बेहतर उपाय है कि लोगों को हम जागरूक बनाएं। जो बातें आज आपने मुझसे इंटरव्यू में पहुंची ये लोगों तक ज्यादा प्रसारित की जाए, जिससे कि लोग सेल्फ अवेयर बन सकें और इस जागरूकता के तहत खुद ही रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स बन सकें। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो मेरे मन में आ रहा है कि ठीक है, भारत और पाकिस्तान में तनाव की सिचुएशन है, मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, मेरी आंखों से दिख रहे हैं, उनको हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। जितने मिसाइल्स हमारे यहाँ दागे गए हैं उतने शायद हम वहां भी दागेंगे। ये सब हम आंखों से देख पा रहे हैं, ये सब हम देख पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है। लेकिन हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, हम जिस साइबर वॉर की बात कर रहे हैं, उसमें न कोई देश दिखाई देता है, न कोई सीमा दिखाई देती है, न कोई चेहरा दिखाई देता है।
अब अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कौन कौन से देश में बैठ के हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है यही हम तय नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में कल्प्रिट्स पकड़ना या कल्प्रिट्स तक पहुंचना या जहां से ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। यशस्वीजी, माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? आय थिंक त्यांच्याशी संपर्क तुटलाय, पण जर सायबर वॉरफेअर झालं किंवा सायबर अटॅक जर झाले तर काय परिस्थिती देशामध्ये होऊ शकते हा एक भाग, आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्याकडे येणारी माहिती जर फेक माहिती असेल तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो हा एक आणखी महत्त्वाचा भाग। जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तणावाची परिस्थिती असते त्यावेळेस आपल्या मोबाईलवर आपल्या स्क्रीनवर येणारी सगळी माहिती खरी आहे की नाही हे तपासून घेण्याचं एक मोठं आव्हान जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्यासमोर उभं ठाकलेलं आहे, कारण माहिती आपल्यापर्यंत येणारी जर चुकली तर गडबड होऊ शकते। यशस्वीजी, माझा आवाज येतोय? जी बराबर है, बराबर रहता है जी। मैंने आपको आपकी आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही थी, तब मैंने सवाल ये पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव की स्थिति है तब हम तो कम से कम देख पा रहे हैं कि किसके ड्रोन आ रहे हैं, किसके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, कहां भारत है कहां पाकिस्तान है। लेकिन जिस वॉर की आप और मैं बात कर रहे हैं उसमें ना तो कोई देश दिखाई देता है, ना कोई सरहद दिखाई देती है, ना कोई चेहरा दिखाई देता है। ऐसे में इन सबको रोकना, जो देश के विरोध काम करना चाहते हैं, देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही है उनको रोकने के लिए हमारी जिम्मेदारी और हमारी ताकत हमें और बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जो डीप फेक वीडियोस हैं उनको आइडेंटिफाई करने की टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ गई है। ओके। यदि हमारे पास कोई डीप फेक वीडियो आता है तो हम चंद मिनटों में ही बता सकते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास कुछ महीनों पहले तक नहीं थी। इसी के अलावा यदि किसी के फोन में कोई वायरस डाला जाता है या कोई मॉलवेयर डाला जाता है तो वो टेक्नोलॉजी या वो सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है जिससे हम चंद मिनटों में ये पता कर सकें ये फोन इन्फेक्टेड किया गया है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमको वर्ल्ड में विकसित भी करनी पड़ेंगी और जहां पर भी ऑलरेडी अवेलेबल है वो प्रोक्योर भी करनी पड़ेगी और अपने आप को मोस्ट मॉडर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एक नए युग का वॉरफेयर है। इसको जीतने के लिए नए वेपन्स, नए तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे पास होनी चाहिए। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, हम लोग सब सुनते हैं डार्क वेब, तो इसके चैलेंजेस कितने बड़े हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, डार्क वेब इंटरनेट का लगभग 5%, लगभग 5 से 6% जो है इंटरनेट का कंपोनेंट वो डार्क वेब कहलाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, जो सरफेस वेब है, जितना हम लोग काम करते हैं, यूट्यूब, गूगल इत्यादि, जो लेटर्स डालना, जो यूट्यूब में वीडियोस डालना, ये सिर्फ 3 से 4% है। मतलब इससे भी बड़ा जो कंपोनेंट इंटरनेट का है वो डार्क वेब है। डार्क वेब नॉर्मल ब्राउजर्स के साथ उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर जिसका फुल फॉर्म है, द अनियन राउटर ब्राउजर यूज करना पड़ता है। और डार्क वेब सारी अवैध आपराधिक गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलिसिट वेपन्स, यहां तक कि सुपारी किलिंग्स या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स तक वहां पर उपयोग की जा सकती हैं और उसमें पेमेंट दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। इसमें फिजिकल करेंसी नहीं यूज होती है, जिससे कि पकड़े जाने का डर ना रहे। फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट्स के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इसका पेमेंट किया जा सकता है। तो डार्कनेट एक बहुत ही आपराधिक गतिविधियों का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं और हमारे रिकमेंडेशन या हमारे सुझाव से तो इसको चाइना की तरह बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर यूजर, कोई भी लाइक माइंडेड सेन अच्छा यूजर इसको यूज नहीं करता है। इसको कोई ना कोई जो अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहता है, फेक न्यूज बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कहां से ओरिजिन हुआ किस न्यूज का या पोस्ट का। सर, हमने पहला महायुद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, हमने सबने इसके बारे में पढ़ा है और जब भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली सामने आ जाती है, वो होती है कि उन दोनों वर्ल्ड वॉर में इंफॉर्मेशन कैसे कहां से कहां पहुंचती थी और इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या क्या सोर्सेस थे। ऑब्वियसली तब इंटरनेट नहीं था, तब आज के जैसे ईमेल्स भी नहीं थे, तो उस वक्त इंफॉर्मेशन यहां से वहां जाने के लिए या फिर लोगों तक क्या पहुंचाना ये करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी।
आज वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जब हम 2025 में हैं। लेकिन अब कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और कौन सी इंफॉर्मेशन ना पहुंचाई जाए, इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जी हाँ, आजकल तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना ओवरलोड है। एक्सेस इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन झूठी है। तो उसको झूठ और सच इंफॉर्मेशन कैसे हमें शिफ्ट करना चाहिए, कैसे उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर से जब हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा जनरेट होती है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी एजेंसीज हैं वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं, बेस्ट सिस्टम्स हमने क्रिएट किए हैं और हम कई बार वैसे साइबर अटैक्स को और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को रोकते हैं, और जिसकी वजह से नागरिकों को और हमारे वॉर एफर्ट्स को एक गति मिलती है। कारगिल वॉर वॉज द लास्ट वॉर हमने अब तक देखा है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के सीमा पे तनाव तो काफी बार आ गया है, लेकिन अभी जो हम 2025 में देख रहे हैं वो तनाव कुछ हद तक ज्यादा बढ़ गया है। कारगिल वॉर से लेके आज तक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम सोचे तो परिस्थिति कितनी बदली है भारत के लिए, और हम कितने सक्षम हैं पूरा देश। मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं, पर अगर हम पूरे देश का सोचे तो कारगिल वॉर से लेके आज तक इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से परिस्थिति कितनी बदली है, और आपको क्या लगता है हम किस तरह से इससे निपट पाएंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर कारगिल वॉर के बहुत बाद आया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा आह्वान है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एज वेल एज एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। इसका मैंने आपको कारण बताया कि हमारे पास लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन्स तो सिर्फ इंडिया में है, और एक स्मार्टफोन एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, जो कि पहले जमाने में हम सुपर कंप्यूटर बोलते थे। वो सारी कैपेबिलिटीज हमारे एक हथेली पे आ गई है एक स्मार्टफोन्स के लिए के तहत। लेकिन इनके तहत इनका कैसे हम जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए जागरूकता और इंफॉर्मेशन देना प्रत्येक यूजर को बहुत जरूरी है। इसलिए अवेयरनेस मूवीज, अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्रीज जो हम देते हैं, लोगों को सक्षम बनाते हैं कि आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का आप कैसे अच्छी तरह से यूज करें, और इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के विक्टिम ना बन पाए। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी वीडियो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पे डाल सकता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उसके लिए किसी को उसका स्टेटस होना या उसको अमीर होना या गरीब होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है उस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। मेरे हिसाब से वॉर के वक्त एक रेगुलेटरी एजेंसी भी होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा रेगुलेट कर सके, सेंसरिंग ना करे बट रेगुलेट कर सके, जिससे कि लोगों में पैनिक का निर्माण ना हो। और ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में होना चाहिए, ना कि नॉर्मल गतिविधि में, जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेट पर प्रभावित ना हो सके। मुझे लगता है कि इस सारी परिस्थिति में ये बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली भारत के पास कौन से अस्त्र है, पाकिस्तान के पास कौन से अस्त्र है, भारत की सिस्टम कैसे काम कर रही है, पाकिस्तान की सिस्टम कैसे काम कर रही है, इस पे काफी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सीमा तक ये बात सीमित नहीं रहेगी अगर एस्केलेशन हो जाता है तो। इसीलिए हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर परिस्थिति और थोड़ी आगे चली जाए तो हमें भारत के सीमा के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपने बताया साइबर वॉरफेयर का है और मिस इन्फॉर्मेशन का है। इससे निपटने के लिए कौन से रास्ते हैं ये भी आपने बताया। मेरे तो लगभग सारे सवाल सर पूरे हो चुके हैं, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी ओर से तो जरूर कीजिए प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ ऐड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा, जिससे कि लोगों में जागरूकता ज्यादा निर्माण हो। मैं सिर्फ कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, जो हमारी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पर डेटा है, जैसा कि आपको पता है आजकल डेटा इज द न्यू ऑयल। जिस कंट्री के पास ज्यादा डेटा होगा वो एक ज्यादा सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए सभी एजेंसीज को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, हमें पता चलता है कितना पैसा हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में व्यर्थ में खर्च किया है, कितना हमने सही तरह से खर्च किया है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एक नया वर्ड आया है, इसको भी हमें एक्चुअल इंप्लीमेंट करना चाहिए। कम से कम साल में 2 बार हमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करना चाहिए कि हमारे सिस्टम्स कहीं वीक तो नहीं है, कहीं दुश्मन देश उस पर हमला करके हमारा डेटा तो नहीं चुरा रहे हैं और बाद में उसका मिसयूज ना कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि सिर्फ ऑफिशियल कंटेंट पर ही विश्वास करना चाहिए। हर एक कंटेंट का एक ऑफिशियल एजेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुलिस के लिए
अगर पुलिस की कोई इंफॉर्मेशन है तो उसकी ऑफिशियल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके हैंडल्स पे जाइए, वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनके ट्विटर हैंडल्स पर जाइए। इसी तरह अगर डिफेंस की कोई इंफॉर्मेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारी कंट्री की उसकी ऑफिशियल एजेंसी है। इसी तरह साइबर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है और आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र साइबर के इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल्स पे जाइए, आपको वहां की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को प्राइमा फेसी बिलीव करना बहुत बड़ी गलती होगी, जो हमारे वॉर एफर्ट्स को भी प्रभावित करेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में देश को, महाराष्ट्र को ये जानकारी देना बहुत बहुत जरूरी था। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।